हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताओ, जैसे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दोस्तों, यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से जब भी कोई सैंपल को हम देखेंगे, जैसे ये वाला जो सैंपल रखे हुए, जब भी हम इसको देखेंगे तो सैंपल की जो इमेज है वो कौन से शेप में हमें देखने को मिलेगी, लेंस की शेप कैसी है। तो लेंस की जैसी शेप होगी वैसी तो आपको देखने को मिलेगा। लेंस की शेप है एकदम गोल, है ना, एकदम सर्कुलर पाथ की तरह। तो जो भी सैंपल है वो इतने एरिया में ही फिट हो पाएगा देखने के लिए, है ना। अब इसी के बेसिस पर, इस फंडे के बेसिस पर एक केस स्टडी हमें गिवन है जो कि एक्टिविटी की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर प्याज के छिलके को ऑब्जर्व करना है। जो अनियन पील प्याज का छिलका है, तो उसके अंदर जो अनियन सेल्स हैं, ठीक है, प्याज के छिलके के अंदर जो प्याज के जो सेल्स हैं, हमें उसको स्टडी करना है, उसके साइज को जानना है और एक लेंस के अंदर कितने सेल्स आ पाते हैं एक डायमीटर तक जाते हुए। जैसे सर्कल का एक रेडियस होता है, पूरी जो लेंथ होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक, वो पूरा, वैसे सर्कल में लेफ्ट राइट कुछ होता नहीं है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी की पूरी इसकी लेंथ होती है, इसका डायमीटर होता है। एक डायमीटर पर कितने सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सेल्स का साइज क्या होगा। तो कुछ फॉर्मूले भी जानेंगे और इस एक्टिविटी को भी जानेंगे, और साइंटिस्ट कैसे माइक्रोस्कोप के अंडर किसी भी सैंपल को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आपको हमेशा के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम जो अनियन पील सेल्स होते हैं उसको, उसके एक्चुअल साइज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर किसी भी सैंपल को स्टडी करने के लिए कि कितना उसका साइज है, क्या रेंज है, साइंटिस्ट कुछ कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उन कैलकुलेशंस को, उन फॉर्मूले को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें करना है कि एक्टिविटी को समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसके अंदर मिलीमीटर की मार्किंग हो। जो आपका प्लास्टिक का स्केल होता है ना, जैसे नटराज वगैरह का स्केल आप यूज करते हो स्कूल में, वैसा आपको एक प्लास्टिक का स्केल लेना है, उसके ऊपर मिलीमीटर की मार्किंग होगी, ठीक है। इस प्रकार से मार्किंग होगी प्लास्टिक का स्केल पे। उसके बाद पर्पस क्या है आपका, आपको माइक्रोस्कोप का जो फील्ड ऑफ व्यू है, जैसे आपका माइक्रोस्कोप कितना देख पाएगा, कहां से देख पाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से देख पाएगा। कैसी आपको शेप दिखेगी अपने सैंपल की, सर्कुलर शेप दिखेगी। तो आपको उसके डायमीटर को बेसिकली मेजर करना है कि जो भी ये सर्कुलर शेप आपको दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक अगर आपने स्केल रखी होती है एक प्लास्टिक की, तो कितना एरिया मिलीमीटर का कवर हो रहा होता, ठीक है, मिलीमीटर में कितना एरिया कवर हो रहा होता। तो यहीं से हम आ जाते हैं स्टेज 2 पर। आपको उसके बाद अपने इस प्लास्टिक के स्केल को माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखना है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोस्कोप के पूरे सैंपल के बारे में डिटेल तरीके से बता दिया था। जो प्लेटफॉर्म है ना माइक्रोस्कोप का, ठीक है, जहां पर आप अपने सैंपल को रखते हो, अभी के लिए फिलहाल आप यहां पर अपनी स्केल को रख लो, प्लास्टिक की स्केल को रख दिया आपने इसके नीचे, ठीक है। और बिल्कुल इसको कोने से रखना है आपको, जहां पर प्लास्टिक स्केल जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। मिलीमीटर वाली हमारी स्केल है, आपने उसको रखा। और हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अभी जो हमें यहां पर दिख रहा है अपने स्मार्ट बोर्ड पर, वो 0 से होते हुए 50 तक हमें दिख रहा है यहां पर नंबर, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद आप क्या करो, इस मिलीमीटर स्केल को फोकस करो बाय यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब। मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से ब्लर इफेक्ट ना आए, तो आप हल्का सा उसको, जो नॉब है उसको आप घुमाते हो, आपने उसको नॉब को घुमा के एडजस्टमेंट्स कर ली अपनी। उसके बाद आप सर्कुलर फील्ड को ऑब्जर्व करो, ठीक है, थ्रू आईपीस लेंस, ठीक है। ऊपर से जहां से हम देखते हैं वो आईपीस लेंस होता है, फिर आपको सर्कुलर फील्ड को ऑब्जर्व करना है, तो आपको इस प्रकार से कुछ इमेज दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला गया है इसके डायमीटर को आप मेजर कर लो मिलीमीटर में। स्केल हमारा मिलीमीटर वाली रेंज का लेने को बोला गया था, तो मिलीमीटर में आपने इसके जो डायमीटर है, डायमीटर जैसे मतलब मान लो अगर इसकी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो यहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है, इसके कितने मिलीमीटर कवर हो रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर ही। इसके बाहर जो भी चीजें जा रही होंगी यहां से यहां तक, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सैंपल होगा वो इतने पार्ट के अंदर ही हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। हो सकता है सेल वो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो, लेकिन जितना इस माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर ही फिट हो पाएगा
उतना ही हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ये अनियन पील का एक सेल है, अब ये सेल जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा गोल ही होगा, ये तो हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखने को मिल रही है इसकी वाली इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से। तो यहाँ पर भी सेल्स होंगे, यहाँ पर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, हर जगह पर होंगे। लेकिन ये कवरेज क्योंकि इतनी ही कर रहा है तो हम इतने ही पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पर्पस है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो विजिबल एरिया, हमारा विजिबल एरिया कितना है यहां से लेकर यहां तक, इसके विड्थ को हमें जानना है। ठीक है, यानी कि हमने उसके डायमीटर को निकाल दिया। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इस मिलीमीटर को, ये जो स्केल की मार्किंग है, जो भी यहां पर आपके सर्कुलर पाथ के अंदर लेंस के पूरे फील्ड के अंदर जितने आपके मिलीमीटर यहां पर कवर हो रहे हैं, उस मिलीमीटर को आप कन्वर्ट कर दो माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर में आप कन्वर्ट कर दो। माइक्रोमीटर के अंदर हमने क्यों कन्वर्ट करा, अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूं। तो सपोज करते हैं कि यहां पर जो डायमीटर है विजिबल फील्ड का, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 5 मिलीमीटर का डायमीटर है। यानी कि हम यहां पर ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि यहां से लेकर पॉइंट लेफ्ट से लेकर राइट तक जो हमारा टोटल डायमीटर है वो हमारा निकल कर आया, अभी के लिए आप मान लो 5 मिलीमीटर का। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, मिलीमीटर को हम लोग माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और माइक्रो को कैसे लिखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था। यू बनाओ, एक डंडा खींचो, उसके आगे एम लगा दो, ये हो गया आपका माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 mm जो होता है, उसके अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने एज्यूम करा है कि यहाँ पर जो डायमीटर विजिबल फील्ड का निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5 मिलीमीटर का। अब क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, तो 5 मिलीमीटर आपका कितना होगा, 5 into 1000 आप कर दो। यहाँ पर एक जो है वो 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर का है, तो यहाँ पर 5 मिलीमीटर कितने हो गए, 5 into 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5000 माइक्रोमीटर। इसका पर्पस क्या था, हमने क्यों इसको कन्वर्ट करा, स्टेप 3 के अंदर क्या जरूरी था। स्केल्स जो होती हैं दोस्तों, हमारी जो प्लास्टिक की स्केल होती है जिसको हम स्कूल में यूज करते हैं, वहां पर जो मिलीमीटर होता है वही सबसे छोटी वैल्यू होती है स्केल के ऊपर, है ना। लेकिन सेल्स के जो साइजेस होते हैं हम लोग उसको यूजुअली मेजर करते हैं माइक्रोमीटर की लेंथ में, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो 5 mm को आप 5 माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 into 1000। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको यहां से भी बताया फॉर्मूला, वहां पर भी मैंने बगल में लिखा हुआ है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, तो 5 मिलीमीटर हो गए 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करना है, इस स्टेप 4 के अंदर, अब जो स्केल आपने रखा हुआ था इस स्टेज के ऊपर, इसको खींच लो, इसको निकाल लो। आपने स्केल को रिमूव कर दिया। अब इसकी जगह पर आप अनियन पील के स्लाइड को रखो, यहां पर ये जो अनियन पील का, प्याज का जो छिलका है, इसको आप रख दो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टेज पर, और आपका पर्पस ये कि आप अनियन सेल्स को यहां पर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। ठीक है, अब यहां पर आप स्लाइड को फोकस करो। फोकस कैसे करोगे, एडजस्टमेंट नॉब की मदद से। आप काउंट करो, ध्यान से सुनने वाला स्टेप। अब आपको काउंटिंग करनी है कि कितने नंबर ऑफ अनियन सेल्स आपको दिख रहे हैं अलोंग दिस डायमीटर। ये जो रेंज आपकी यहां पर, ये इतनी रेंज जो कि विजिबल एरिया के अंडर है, जैसे मतलब मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी रेंज निकली, यहां पर आपको कितने अनियन सेल्स दिख रहे हैं इसी डायमीटर के रेंज में, 1 2 3 4 5 6 7 कितने दिख रहे हैं आपको, वो डिपेंड करता है कि आपका अनियन पील कैसा है। सबको ऑब्वियसली बात है सेम नहीं दिखेंगे, और एक प्याज के अंदर अगर आपने 100 अनियन पील को निकाला है तो सैंपल के तौर पर, तो जरूरी नहीं है एक ही डायमीटर के जो विजिबल एरिया का जो डायमीटर है उसकी रेंज में, उसके ऊपर या नीचे से जाते हुए आपको सेम नंबर ऑफ, सारे स्टूडेंट्स को सेम नंबर ऑफ अनियन पील सेल्स मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बस इसको ऑब्जर्व करना है। तो आपने काउंटिंग स्टार्ट करी नंबर ऑफ अनियन सेल्स की, जो कि इस डायमीटर के इर्द गिर्द प्रेजेंट है इस स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो आपको यहां पर करना क्या है, पर्पस क्या है इसका, आपको एक अनियन, जो अनियन पील का जो एक सेल है उसका साइज पता करना है। ठीक है, अब यहां पर आता है हमारा एक फॉर्मूला, और कमाल की बात कि हम लोग साइज कैसे निकालते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, तो उसके साइज को हम कैसे पता लगाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि साइंटिस्ट कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द रियल साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, अगर हमने कुछ ऑब्जर्व कर रखा है। ठीक है, उसके लिए हम जानते हैं स्टेप नंबर 6 को। तो अगर आपको साइज पता लगाना है अनियन पील सेल का, तो आप एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हो,
कि अनियन पील का जो सेल है उसकी साइज को अगर आपको पता लगाना है, अब ये अनियन पील सेल के साइज को पता लगाने का फॉर्मूला नहीं है, इसको आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को उसके साइज को पता लगाने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो आपको इसमें करना क्या है, फॉर्मूला है आपका डायामीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो डायामीटर है इस विजिबल फील्ड का, इसको आपको एक तो निकालना है, इसका ले लो आप न्यूमरेटर, इसको आप ले लो न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपको दिख रहे हैं अलोंग द डायमीटर, यहां पर आपको जिसमें मान लो कितने नंबर ऑफ सेल्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6, इसी डायमीटर के इर्द गिर्द आपको कैलकुलेट करना है। आपको ये वालों को अवॉइड करना है, इधर वालों को अवॉइड करना है, ये सारे जो ऊपर नीचे दिख रहे हैं आपको इन सबको अवॉइड करना है। डायमीटर के साथ साथ जो आपको यहां पर ये जो सेल्स दिख रहे हैं इतने, ये वाले लेने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमें ये वाले सेल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने यहां पर करा क्या, डायमीटर लिया विजिबल फील्ड का। ठीक है, और ये आप कैसे लोगे, स्केल तो हमारा था मिलीमीटर में, हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट भी करा था ना भी माइक्रोमीटर में, तो आपको ये माइक्रोमीटर में लेना है डायमीटर जो आपने कन्वर्ट करके निकाला था। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपको इस डायमीटर के पास दिख रहे हैं, इस लाइन के पास दिख रहे हैं, उनको आपने कैलकुलेट कर लेना है, उसकी वैल्यू ले लेनी है आपने डिनोमिनेटर में। ठीक है, इससे आपका जो अप्रोक्सीमेट साइज होगा एक अनियन सेल का वो आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा, सपोज करते हैं हमारी जो डायमीटर निकली थी विजिबल फील्ड की, जिसको हमने माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर भी दिया था 5 × 1000, तो वो था हमारा 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स हम मान लेते हैं अलोंग जो डायमीटर के इर्द गिर्द हमें नजर आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 25 हमें नजर आ रहे हैं, 25 नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये करोगे कैसे, जो आपने डायमीटर लिया है विजिबल फील्ड का, माइक्रोमीटर में आपको लेना है, वो है वैल्यू न्यूमरेटर में, तो 5000 आपका ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका नंबर ऑफ सेल्स जो कि इस डायमीटर के आसपास लाया कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने पहले ही दे दिया हमें 25। ठीक है, 25, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 5000 कितना आएगा आपके पास, 200 माइक्रोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अलोंग द डायमीटर ऑल्सो सेल्स के अलग अलग साइज हो सकते हैं, 19-20 का फर्क ऑब्वियसली बात है आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, आएगा ही आएगा, गारंटी है कि आएगा। सारे सेल अनियन पील की स्लाइड के अंदर सारे सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रफली हमें एक जानना है, क्योंकि हम उनको कोई स्केल से कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, इतनी छोटी कोई स्केल लेके लगा तो देंगे नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली किसी भी सेल के साइज को निकालने का ये तरीका होता है। तो एक अनियन पील जो है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल के तौर पर निकल कर आया 200 माइक्रोमीटर जितना लंबाई है उसका साइज है। ठीक है, तो अगर हम इन सारे स्टेप्स को, इन फॉर्मूले को यूज करें, तो हमें किसी भी माइक्रोस्कोपिक सेल्स का एक्चुअल साइज जो है वो पता लग सकता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आज के बाद अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर आपने किसी सेल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को अगर आपने स्टडी करा हुआ है, ठीक है, कर लिया है, तो आपको अगर क्लियर है कि आपका डायमीटर कितना निकल कर आया विजिबल फील्ड का, जहां तक ये आपका लेंस का जो गोला वाला जो पार्ट है, गोल पार्ट है, इसकी रेंज कितनी है वो आप माइक्रोमीटर में निकाल लो। स्केल से अगर आप निकालोगे मिलीमीटर में निकलेगी, कन्वर्ट कर दो माइक्रोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके, वो आपका आ गया न्यूमरेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपको इस डायमीटर के इर्द गिर्द दिख रहे हैं उसको उससे डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे सर ये सारे स्टूडेंट के सेम थोड़ी निकल कर आएंगे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अलग अलग तरीके से निकल कर आएंगे आपको, लेकिन जो आपके माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपको दिख रहा है आपको वो वैल्यू निकालनी होती है, वो फॉर्मूला यूज करना होता है। मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, वो आपका कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है। जैसे मतलब मान लो कि अनियन पील सेल को हमने ऑब्जर्व करा, स्टडी करा, उसके साइज को भी पता लगा लिया। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है किस हद तक वो जूम कर पाएगा और उसकी इमेज को कितना गुना बड़ा कर पाएगा, 1 गुना, 2 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 80 गुना, कितना गुना वो उसको मल्टीप्लाई करके जूम इमेज मेरी दे पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन, स्टाइलस पेन मुझसे इतनी दूर पर है, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरा जो फोन है वो कितने एक्स तक इसको जूम कर पाएगा। इसकी जो इमेज मुझे यहाँ पर इतनी दूर दिखाई दे रही है, मेरा फोन किस हद तक, मेरा फोन का कैमरा किस हद तक इसको जूम कर सकता है, किसको कितना बड़ा कर देगा, कि इतनी सी शेप को क्या है कुतुब मीनार जितना बड़ा बनाकर दिखा देगा मेरा फोन, अगर मैं एकदम इसके पास इसको लेकर जाऊं। ये चीज मेरे को यहाँ पर जाननी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बोला हुआ है
कि अगर एस्टिमेटेड साइज जो है एक अनियन पील का वो 200 माइक्रोमीटर हमारा निकल कर आया, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल को हम यहाँ पर बोरो कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर को समझने के लिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होगा वो एक पर्टिकुलर सेल को किस हद तक, कितना हद तक मैग्नीफाई करने के लिए सक्षम है, केपेबल है, ठीक है। अगर हमें इस चीज को आंसर करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। प्रीवियस फॉर्मूले में आपने ये जाना था कि सेल के साइज को कैसे निकालते हैं। अब जो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन, मैग्नीफाइंग, एनलार्जमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप के टोटल मैग्निफिकेशन जो उसकी पावर होती है उसको पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाते हैं हम? माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई करने का, एनलार्ज करने का, रेजोल्यूशन को जनरेट करने का काम करता कौन है? पहले तो आप मुझे ये बताओ। दो लेंस करते हैं जो कि दो अपने आप में कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। एक सबसे टॉप पर आपका है आईपीस लेंस और दूसरा है नीचे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पर सबसे पहले आपकी इमेज जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? टोटल मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप की जो डिपेंड होती है वो होती है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, नंबर वन, एक तो आईपीस लेंस की, और मैग्निफिकेशन पावर कितनी है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की। आपको अपने दोनों लेंस की अगर मैग्निफिकेशन पावर पता है, हम एग्जांपल में अभी के लिए मान रहे हैं कि मेरे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो आईपीस लेंस लगा हुआ है उसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस मेरे सेम माइक्रोस्कोप के अंदर जो लगा हुआ है उसकी भी मैग्निफिकेशन पावर 10x है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर को आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर से, ठीक है। ये इक्वल टू गलती से बीच में आ गया, ठीक है। आपको अगर टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो आपको आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर से। कुछ भी कर लो, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर लो आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर से। दोनों लेंसेज की पावर को आपको सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यह माना कि अगर मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो, मेरा आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों 10x पावर के हैं। तो अगर दोनों आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस मेरे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लगे हुए हैं उनकी मैग्निफिकेशन पावर 10x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन मेरा कितना निकलेगा? 10x इंटू 10x इज इक्वल टू 100x, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 100x टोटल मेरे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है। इसका मतलब यह हुआ कि अनियन पील का जो सेल का जो साइज है जो कि निकल कर आया 200 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो उसके एक्चुअल साइज से मेरा माइक्रोस्कोप, अगर उसके अंदर लेंसेज जो दोनों लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस, उनकी पावर अगर 10x है तो मेरा माइक्रोस्कोप उसको 100 टाइम्स, क्योंकि आंसर निकल कर आया मेरा 100x, 100x मतलब 100 गुना उसको एनलार्ज करके दिखाने के केपेबल है मेरा माइक्रोस्कोप। तो अगर अनियन पील का जो साइज निकल कर आया है वो 200 माइक्रोमीटर निकल कर आया है, तो 200 माइक्रोमीटर भी एक साइज होता है, वो भी तो अपने आप में एक साइज है। उससे भी 100 गुना ज्यादा अगर मैं नॉब को घुमाऊंगा, लेंसेज को एडजस्ट करूंगा, तो मेरे माइक्रोस्कोप में इस एग्जांपल में जो लेंस की पावर है, दोनों लेंसेज की पावर है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लूं तो मेरे को ये जो अनियन पील का जो साइज निकल कर आया था 200 माइक्रोमीटर, इससे भी 100 गुना बड़ा जो उसका इमेज का साइज है मैं वो ऑब्टेन कर सकता हूं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली है हमें हेल्प करते हैं कि हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बहुत क्लियर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट जो हैं वो सेल के स्ट्रक्चर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टिश्यूज को, और सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उसको ये इजी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इसलिए बायोलॉजी की फील्ड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल टूल है, क्योंकि ये हमें मदद करते हैं कि हम ऐसी इनविजिबल चीजों को जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो हम देख सके, और वो भी बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेजेस के साथ। अब रिसेंट ईयर्स में दोस्तों क्या हुआ है, माइक्रोस्कोप जब से रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप जो बनाया था तब से लेकर अब तक माइक्रोस्कोप के अंदर भी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस साइंटिस्ट जो हैं थ्रू आउट द सेंचुरीज जो हैं रॉबर्ट हुक के टाइम से लेकर अभी तक जो वक्त बीता है उसमें करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने माइक्रोस्कोप को ओवर द ईयर्स इंप्रूव करा है 3 मेजर फीचर्स पर उसके फोकस करते हुए, जो कि माइक्रोस्कोप
के डिफाइनिंग फीचर्स हैं कि अगर ये फीचर्स होंगे तभी आपको माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे तो उसकी इमेज आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, एक तो होता है सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मेजर करता है कि आपको कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितनी क्लियर तरीके से नजर आएगी, क्लैरिटी के लिए काम करता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कि आप दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट तरीके से कैसे देख सको। तो रेजोल्यूशन अगर उसका जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी के साथ आप फिर डिफरेंशिएट कर सको कि जैसे यहां पर देखो ये लो रेजोल्यूशन है, आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये हाई रेजोल्यूशन की इमेज है। अब यहां पर आप इन सबको अलग अलग तरीके से जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इन सारी चीजों को। तो बेटर रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इमेजेस बहुत ज्यादा क्लियर मैनर में दिखेंगी अपने माइक्रोस्कोप से। फिर एक होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हायर कॉन्ट्रास्ट की वजह से क्या होता है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर को आप इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो, इजी तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो। जैसे ये एक लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, यानी कि यहाँ पर जो फोरग्राउंड है वो भी व्हाइट है, मतलब ग्रेश है, व्हाइटिश है, और बैकग्राउंड व्हाइटिश है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कॉन्ट्रास्ट में आपको समझाता हूँ इसी तरीके से। जो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हो वो उसका बैकग्राउंड व्हाइट है, आगे जो इसके जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये जो इसकी हेडिंग बनी हुई है कलरफुल है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट है। अब आप इस स्मार्ट बोर्ड और मेरे में कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट देख लो। अगर ये पूरी स्लाइड व्हाइट कलर की होती और मैंने व्हाइट कलर की शर्ट या टी शर्ट पहन रखी होती तो ये लो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज होती। मेरा जो टी शर्ट का कलर है वो डार्क ब्राउन है, ये जो कलर है ये व्हाइट बैकग्राउंड से थोड़ा सा, ये ओवरऑल पीपीटी आपको व्हाइटिश नजर आ रही है, हल्की फुल्की पीपीटी व्हाइट, जो फोरग्राउंड है वो डार्क कलर का है, ये कॉन्ट्रास्ट है, हाई कॉन्ट्रास्ट। लो कॉन्ट्रास्ट तब कब होता, पीपीटी व्हाइट होती, मैंने शर्ट भी व्हाइट कलर की पहन रखी होती, ये लो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज होती है। अपोजिट भी आप बोल सकते हो, पीपीटी डार्क हो और मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी हो तो आपके और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहता है। इससे आप कभी ऑब्जर्व करना किसी को भी कि जो बैकग्राउंड होगा जिस चीज का और इंसान ने वही कलर की शर्ट पहन रखी होगी या कपड़े पहन रखे होंगे तो वहां पर फोकस थोड़ा सा कम होता है। और यहीं पर जो अगर फोरग्राउंड का कलर डार्क है, बैकग्राउंड का कलर लाइट है, बैकग्राउंड का कलर डार्क है, फोरग्राउंड का कलर लाइट है, तो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छे से जो है देखने को मिलता है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब मैं बैकग्राउंड की चीजों को फोरग्राउंड की चीजों से अच्छे से नोटिस कर सकूं, तो ये लो कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि ये व्हाइटिश ग्रेश ग्रेश ही बैकग्राउंड और फोरग्राउंड नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फोरग्राउंड है, जो आगे की तरफ चीज है वो थोड़ी सी डार्क है, बैकग्राउंड व्हाइट है, तो ये अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट है। उसके बाद तीसरी चीज जो माइक्रोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि साइंटिस्टों ने इंप्रूव करने की कोशिश करी है दोस्तों, यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स में साइंटिस्ट क्या क्या काम करते हुए आए हैं पिछले बहुत सारे सालों से, बहुत सारी सेंचुरीज से, कि वो तीन चीजों के ऊपर वर्क कर सके कि माइक्रोस्कोप ऐसा होना चाहिए जो कि हाई रेजोल्यूशन की इमेज को जनरेट करके दे सके, जिसका कॉन्ट्रास्ट हाई हो और मैग्निफिकेशन पावर बहुत गजब की और बहुत कमाल की हो। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितना, उसकी इमेज को एनलार्ज करके बड़ा करके देख सकते हो, और बड़ा करके जब आपने देखा है तो उसका कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और उसका रेजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये लो मैग्निफिकेशन की एक इमेज है, ये एक मीडियम मैग्निफिकेशन की इमेज है, और ये एक हाई मैग्निफिकेशन की इमेज है। लेकिन हाई मैग्निफिकेशन होने के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट लो नहीं है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो लो नहीं है, धुंधली धुंधली नहीं है ये वाली इमेज, और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में आप फर्क पता लगा सकते हो। ठीक है, कलर अलग है क्योंकि, तो ये है मैग्निफिकेशन। तो इन सारे इंप्रूवमेंट्स की वजह से माइक्रोस्कोप जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल चीज बन चुकी है बायोलॉजी के अंदर, जिसने नई नई इन्वेंशंस वगैरह करवाने में साइंटिस्टों की बहुत ज्यादा मदद करवाई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है कि जहां पर मैंने आपको बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो आपके फेल हो जाते हैं तो आपको वहां पर पावरफुल माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस जो है वो चाहिए पड़ते हैं, और वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट जो है वो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में होता क्या है, आपको सेल स्ट्रक्चर्स की फाइन डिटेल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रूम और लेबोरेटरी से आने वाली जो बल्ब होते हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं, उसकी लाइट का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एक रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, जिससे हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस जो हैं वो आपको मिल पाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने
साइंटिस्टों की बड़ी मदद करी है जब से इन्वेंट हुए हैं कि वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर्स को नैनोमीटर के स्केल पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ, जहां पर लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों 1 नैनोमीटर होता कितना है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड 9 टाइम्स 0, यानी कि सिंपल भाषा में 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है। ये जनरली कितना होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 डिवाइडेड बाय 1 अरब, ठीक है। तो 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 अरब मीटर, तो 1 बिलियंथ होता है एक मीटर का, इतना छोटा होता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप के आपके देख सकते हैं इसको, जिसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर ही सिर्फ 40x है, नहीं, वहां पर लाइट माइक्रोस्कोप आपके फेल हो जाते हैं, तो वहां पर आपको सहारा लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हुई है 3 चीजों के 3 एरियाज के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट एंड मैग्निफिकेशन, इसकी वजह से माइक्रोस्कोप जो है वो इंडिस्पेंसिबल का दोस्तों मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी टूल्स बन गए हैं मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ समझा उसके बेसिस पर फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इसको भी फटाफट से जान लेते हैं। आईपीस, ये एक ऐसा लेंस होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लेंस होता है नियर द सैंपल स्पेसिमेन। स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी स्लाइड जो है, जो भी आप अनियन पील वगैरह उसके नीचे रखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये रफ फोकसिंग के काम आता है, ठीक है, और इसको आपको अपने सैंपल को और अच्छी तरीके से अगर फोकस करना होता है तो उसके लिए आपको फाइन एडजस्टमेंट नॉब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर फोकसिंग के काम आता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज को बड़ा करके देखना। रेजोल्यूशन का मतलब क्लैरिटी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंस, ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड अलग अलग कलर के होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है, ना कि विजिबल लाइट का। और नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 डिवाइडेड बाय 1 अरब मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोस्कोप हमें ऐसी चीजें देखने में मदद करता है। 1000 बार हम इस चैप्टर में बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो चीजें इनविजिबल है हमारी नेकेड आई के लिए। तो इन टर्म्स को मैंने आपको यहां तक बता दिया। इसके बियॉन्ड, हाँ, जितना अभी तक हमने कवर करा है इस चैप्टर को, इसके बियॉन्ड अभी तक कुछ भी नहीं रह गया है। अब जो से चीजें आगे जाने वाली हैं, इसके बियॉन्ड जो हम जानेंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।